नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते और सच्चाई भी यही है। नासा अपने साइंटिस्ट्स और स्पेस क्राफ्ट्स को स्पेस और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर तक भेजता है। नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने की तरह है। हम नहीं जानते कि आगे क्या दिखाई देगा। वो क्या है? वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अपोलो प्रोग्राम में मून से कुछ बड़ा ही अनोखा आया था। लोग शॉक्ड थे। उसके अंदर एक मिस्ट्री थी। नासा ने उससे क्या पता लगाया? क्या वो ये बात हमें बताएगी? नासा एक नई पृथ्वी की तलाश में थी मगर नाकाम रही। वो सबसे बेहतर दूसरी दुनिया कौन सी है जो हमें आज तक मिली है? शायद केपलर 186f। केपलर 186f हमारे स्टार से, हमारी सिविलाइजेशन से ज्यादा पुराना है। मतलब वो हमसे ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। और वो सीक्रेट सैटेलाइट प्रोग्राम जिससे फिर से कोल्ड वॉर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया। वो पूरे कोल्ड वॉर की दिशा ही बदल सकता था। ये एक साई-फाई वॉरफेयर है और ये अभी हो रहा है। नासा के मिशंस में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई। ओके, हमें वहाँ 3-4 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, वहाँ कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। ये हैं नासा's अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ मून मिशन से ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे प्रेशियस रॉक्स लेकर आए थे। हम कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से सैंपल्स का बेस्ट कलेक्शन लाएं और अनयूजुअल चीजों पर भी नजर रखें, अनएंटिसिपेटेड को ढूंढें, अननोन्स का पता लगाएं। जब नासा के साइंटिस्ट्स ने उन रॉक्स को एनालाइज किया तो रिजल्ट से पता लगा कि मून पर कुछ बड़ा इम्पॉसिबल हुआ था। लोग शॉक थे। उसके अंदर एक मिस्ट्री थी। वो रॉक्स उस वक्त के नहीं थे जब वो बने थे, बल्कि कुछ और थे। जैसे ही अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर लैंड किया, उन्होंने साइंस ऑब्जेक्टिव्स की एक मुश्किल लिस्ट की खोजबीन शुरू कर दी। टाइम गुजर रहा था और हमें वो काम करने थे जिनके लिए हमें वहाँ भेजा गया था। मून पर बोर होने का कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था मून रॉक के चंक्स पृथ्वी के जियोलॉजिस्ट्स के लिए लाना। हम लूनर मार्क से काफी दूर तक गए, करीब 7 किलोमीटर दूर तक। हमने वैली ऑफ टाउरस लिट्रो में हर तरफ ट्रैवर्सिंग की, जो अपने आप में बड़े मैग्निफिसेंट प्रोपोर्शंस की वैली है। मुझे वहाँ से एक बोल्डर का बड़ा अच्छा सैंपल मिला है। और लूनर साइंटिस्ट्स के लिए वो रॉक्स टाइमलेस मिस्ट्रीज का जवाब बन सकते थे। जब अपोलो 11 वहाँ लैंड हुआ था तब हम नहीं जानते थे कि मून कितना पुराना है या उसकी हिस्ट्री क्या है या इस तरह की दूसरी बातें हम नहीं जानते थे। ये तो बड़ा हार्ड है। अपना पैर बचाना। मैं उन सैंपल्स का इंतजार कर रहा था। हम सोच रहे थे कि उन रॉक्स से हमें ये अंदाजा मिलेगा कि वो असल में क्या है। पहली बार एक ऐसी चीज हाथ लगी जिससे सपनों ने जन्म लिया। उन रॉक्स से अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी तो मिल रही थी, पर वो थ्रेट भी थे। हम नहीं जानते थे कि उन रॉक्स में हमें किसी तरह से इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरिया मिलेंगे या नहीं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंटामिनेशन हमारे इम्यून सिस्टम में जा सकता है, पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। अपने प्रोटेक्शन के लिए साइंटिस्ट्स ने उन सैंपल्स को एक सील्ड क्लीन रूम में खोला। वो भी रोज़ेटा स्टोन को हाथ में लेने जैसा था। उन रॉक्स में कई 100 करोड़ साल की लूनार हिस्ट्री दफन थी। कई महीने तक सैकड़ों साइंटिस्ट्स उन रॉक्स पर कई एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। फिर शुरुआती रिजल्ट से पता लगा कि मून पर कुछ बड़ा ही स्ट्रेंज हुआ था। उन्हें पता लगा कि वो रॉक्स मैग्नेटाइज थे। लोग शॉक्ड थे। वो इतने स्ट्रांग तो नहीं थे कि हमारे रेफ्रिजरेटर से चिपक जाएं, लेकिन वो एक बड़ी ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्म हुए थे। वो आज की पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से दुगनी स्ट्रेंथ की थी।
अपोलो प्रोग्राम के पहले जियोलॉजिस्ट्स मानते थे कि मून पर कभी मैग्नेटिक फील्ड थी ही नहीं। उनमें से बहुत से रॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दबी थी। इस बात से कोई मतलब नहीं निकलता। कई थियरीज ये भी मानती हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स शायद एलियंस की वजह से बनी हो, पर ये सच नहीं लगता। मून खुद तो मैग्नेटिक नहीं है, फिर वो मैग्नेटिक रॉक्स मून की सतह पर कहां से आए? जाहिर है वो मैग्नेटिक रॉक्स किसी चीज ने बनाए थे, लेकिन साइंटिस्ट्स उन्हें देखकर हैरान थे। शुरुआती दौर में नासा ने मून पर वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे थे। शायद मून पर मैग्नेटिज्म का एक ऐसा सोर्स हो जिसके बारे में हम नहीं जानते। पृथ्वी पर प्लैनेट का घूमता मोल्टन आयरन कोर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो मोल्टन रॉक्स को ठंडा होने पर मैग्नेटाइज कर देता है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अपोलो के वो मैग्नेटिक रॉक्स इस बात का सबूत हैं कि लूनर सरफेस की काफी गहराई में एक मैग्नेटिक सोर्स है। ऐसा लगता है कि मून पर सिर्फ पृथ्वी की तरह एक मेटालिक कोर ही नहीं बना, बल्कि उस कोर में बहुत बड़े पैमाने पर कॉम्प्लेक्स फ्लूइड मोशंस भी हो रहे थे। वैसे ही जैसे लावा लैंप में एक चिपचिपे सब्सटेंस की वजह से रोशनी उठती गिरती दिखाई देती है। लेकिन साइंटिस्ट्स अभी भी दावे से नहीं कह सकते कि उतने पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड ने अचानक काम करना क्यों बंद कर दिया। अगर मून की एक मैग्नेटिक फील्ड थी तो वो कब गायब हुई? करीब 350 करोड़ साल पहले थी, जो बाद में क्रैश हो गई। आज भी मून की उस गायब हुई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता। ये एक बड़ी गहरी मिस्ट्री है। मून तब ठंडा हो रहा था। शायद उसका कोर इतना ठंडा हो गया था कि वो क्रिस्टलाइज होने लगा और उससे एक सॉलिड कोर बना। अभी भी मून के बारे में हम बहुत सी बातें नहीं जानते हैं। हमें काफी पीछे जाना होगा। हमें अभी बहुत कुछ जानना है। स्पेस में इंसान के पहले डगमगाते कदमों के करीब 40 साल बाद भी हम उन वॉयजेस की मिस्ट्री को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। वो रहा, मैं उसे देख रहा हूँ। वो ऑरेंज कलर का है। अब नासा हमारे सोलर सिस्टम के पार जाने लगी है, इसलिए चैलेंजेस भी काफी बढ़ गए हैं। नासा अभी लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट्स ढूंढ रही है, लेकिन उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये काम ऐसा ही है जैसे एक सर्च लाइट के सामने एक जुगनू को ढूंढना। लेकिन अब पृथ्वी से करीब 500 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट पर उम्मीद नजर आई है। हमें आज तक जितने भी प्लैनेट्स मिले हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग है। 186F के नाम से मशहूर वो दुनिया हमारी दुनिया से काफी मिलती जुलती है। कौन सा ऐसा दूसरा वर्ल्ड है जहां इंटेलिजेंट जीव हो सकते हैं? शायद केपलर 186F। करीब $50 लाख की लागत से बना केपलर टेलीस्कोप 4 साल से लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट्स की तलाश कर रहा है। दूर दराज की सिग्नस स्टार फील्ड के डेटा को एनालाइज करने पर केपलर टीम को एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग प्लैनेट मिल गया। हमें स्पेसक्राफ्ट से डेटा का एक नया बैच मिला। हम सभी उस डेटा को एनालाइज कर रहे थे और टॉम ब्रैकली सबके पास जा जाकर पूछ रहे थे कि तुमने इस प्लैनेट को देखा है क्या? ध्यान से देखो, ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये पृथ्वी जितना बड़ा है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। इस बात से हम सब एक्साइटेड थे। वो नया प्लैनेट भी करीब करीब पृथ्वी जितना ही बड़ा है और वो अपने स्टार से सही दूरी पर भी है, उस जगह पर जिसे साइंटिस्ट्स गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। हम उसे गोल्डीलॉक्स जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ना वो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। उसकी सतह पर पानी आसानी से रह सकता है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट सारा सीगर मानती हैं कि केपलर 186F का मिलना एक सपना पूरा होने जैसा है। केपलर 186F पहला ऐसा प्लैनेट है जो करीब पृथ्वी जितना बड़ा है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, इसलिए ये खोज एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन केपलर 186 और पृथ्वी में इतनी सिमिलैरिटीज के बावजूद एक क्रूशियल डिफरेंस भी है। केपलर 186 पृथ्वी के स्टार जैसा है, लेकिन वो सूरज
सूरज का नहीं बल्कि किसी और स्टार का चक्कर लगा रहा है। केपलर 186 जिस स्टार का चक्कर लगा रहा है वो एक M डुऑफ है, इसलिए वो साइज में सूरज का आधा है और वो ज्यादा छोटा, लाल और ठंडा है। इन रीडिंग्स के बाद साइंटिस्ट्स ये स्पेकुलेशन करने लगे कि उस प्लैनेट का शायद पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन तब सवाल उठा कि उस अनोखी दुनिया में रहने वाले जीव कैसे होंगे। उस स्टार से निकलने वाली लाइट काफी लाल है, जिससे वहाँ के ओशंस भी ऑरेंज नजर आते हैं। केपलर 186f पर वेजिटेशन काफी बेहतर हो सकती है क्योंकि वहाँ इंफ्रारेड लाइट है। वो दुनिया जिसमें ऑरेंज समंदर और स्ट्रेंज येलो वेजिटेशन हो, वहाँ दूसरे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के लिए भी एक वायबल एनवायरनमेंट हो सकता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि केपलर 186f पर एक डेंस एटमॉस्फेयर होगा जो पानी की डेंसिटी के बराबर होगा, और वहाँ ऐसे क्रीचर्स भी होंगे जो पानी और हवा में चल सकते हैं, जैसे पृथ्वी के एम्फीबियंस। उस प्लैनेट की लोकेशन और कॉम्पोजिशन के कॉम्बिनेशन से तो यही लग रहा है कि वहीं पर हमारे यूनिवर्स में सेंसिटिव लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं। वो कौन सी दूसरी दुनिया है जहाँ जीव हो सकते हैं? ऐसे जीव जो कम से कम हमारे जितने समझदार हों। शायद केपलर 186f ही वो जगह है, क्योंकि वो पृथ्वी से काफी मिलती जुलती जगह है। केपलर 186f शायद हमारे सूरज से ही नहीं, पृथ्वी से और हमारे सिविलाइजेशन से भी ज्यादा पुराना है। अगर वहाँ कोई रहता हो तो वो हमसे ज्यादा एडवांस होंगे। लेकिन अगर केपलर 186f पर इंटेलिजेंट लाइफ है भी, तो हमें उसका सामना करने में काफी वक्त लगेगा। केपलर 186f पृथ्वी से 500 लाइट ईयर्स दूर है, जो गैलेक्टिक स्टैंडर्ड्स पर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमारी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। आज के स्पेस साइंटिस्ट्स को ये नई पृथ्वी काफी प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन लग रहा है, जहां एक दिन इंसान स्टार्स के बीच जा सकता है। बहुत से लोग ये सपना देख रहे हैं कि एक दिन हमारे डिसेंडेंट्स एक ऐसा तरीका ढूंढ लें कि वो दूसरे स्टार्स का चक्कर लगा रहे प्लैनेट्स तक जा सकें। उसके लिए उन्हें क्लोजेस्ट प्लैनेट को ढूंढना होगा।